हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गाइडलाइन पे। मैं सोनम आज आप सभी को बताऊंगी भारत के मिट्टियों के बारे में। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को भारत की मिट्टियों के बारे में बताई थी, जिसमें भारत में मुख्य रूप से 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से इससे पहले वाली वीडियो यानी कि भारत की मिट्टियों का पार्ट 1, इसमें मैं आप लोगों को 3 मिट्टियों के बारे में जानकारी प्राप्त कराई थी और बाकी जो मिट्टी बच चुकी थी 8 में से मैं 3 बता दी, यानी कि हमारे कितना बच गया 5 मिट्टियों के बारे में अभी आप लोगों को बताऊंगी। जिसके लिए मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बताई थी जलोढ़ मिट्टी के बारे में, काली मिट्टी के बारे में और बताई थी लाल मिट्टी के बारे में। अब आगे मैं बताती हूँ आपको लैटेराइट मिट्टी के बारे में। यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसे और किन नामों से जाना जाता है और इनका रंग कैसा होता है, इन सभी के बारे में मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। जैसा कि इस बोर्ड पे आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा होगा लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी कैसे मिट्टी को कहते हैं? यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और अत्यधिक गर्मी पड़े, यानी कि लैटेराइट मिट्टी उस क्षेत्र में ही पाई जाती है जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा भी हो और अत्यधिक गर्मी भी पड़े। अब जानते हैं इसके बारे में और विस्तार से आगे। इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसके आगे इस मिट्टी को मखरली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि लैटेराइट मिट्टी का और दूसरा नाम भी है, जो नाम है मखरली मिट्टी। अब जानते हैं आगे। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है, यानी कि लैटेराइट मिट्टी में बहुत सारे तत्व होते हैं जिनमें लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी में। इस मिट्टी यानी कि लैटेराइट मिट्टी का रंग लौह ऑक्साइड के कारण लाल होता है। हम पिछले वीडियो में जो बताए थे आप लोग को लाल मिट्टी के बारे में, लाल मिट्टी का रंग भी लाल होता है और लैटेराइट मिट्टी का भी रंग लाल ही होता है। लैटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। अब इसके बारे में आगे जानते हैं। इस मिट्टी में निक्षालन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। अब जानते हैं यह निक्षालन क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है निक्षालन। निक्षालन का मतलब मिट्टी में मौजूद घुलनशील पदार्थ जो जल में घुलकर धीरे धीरे नीचे की ओर रिसता रहता है। मैं फिर से आपको एक बार ये पढ़कर बताती हूँ कि निक्षालन का मतलब क्या होता है। निक्षालन का मतलब मिट्टी में मौजूद घुलनशील पदार्थ जो जल में घुलकर धीरे धीरे नीचे की ओर रिसता रहता है। अब आगे जानते हैं। यह मिट्टी मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में तथा उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है इसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताई हूँ, एक बार पढ़ चुकी हूँ और फिर से एक बार बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। यह मिट्टी मुख्यतः यानी कि ज़्यादातर पाया जाता है कहाँ कहाँ, इसके बारे में बताती हूँ। यह मिट्टी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में तथा उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल में देखने को मिलता है, यानी कि यह मिट्टी बहुत जगह तो पाई जाती है लेकिन सबसे अधिक मात्रा में केरल में पाया जाता है। यह मिट्टी चाय, कॉफ़ी, इलायची तथा काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी कि लैटेराइट मिट्टी में अधिक मात्रा में चाय, कॉफ़ी, इलायची और काजू की खेती की जाती है। अब आगे जानते हैं। इस मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने में किया जाता है, यानी कि लैटेराइट मिट्टी का उपयोग प्रायः हम लोग ईंट बनाने में करते हैं। अब इस प्रकार से हमारा लैटेराइट मिट्टी के बारे में जानकारी समाप्त होती है। अब आगे मैं आपको दूसरे मिट्टी के बारे में बताती हूँ, जिसका नाम है लवणीय मिट्टी। अब जानते हैं कि लवणीय मिट्टी किसे कहते हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसका उपयोग किस काम के लिए होता है, ये सभी अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी कैसे मिट्टी को कहते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है और इसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय हो जाती है और इसमें नमक की मात्रा भी बढ़ जाती है तो उस प्रकार की मिट्टी को हम लवणीय मिट्टी कहते हैं। अब आगे जानते हैं कि इस मिट्टी को और किन किन नामों से जानते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है उस प्रकार से। इस मिट्टी को रेह, कल्लर तथा ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि लवणीय मिट्टी को एक नाम से लवणीय मिट्टी कहते हैं और इसका 3 और नाम है, जो नाम है रेह, ऊसर और कल्लर। और उसके बाद आगे जानते हैं हम। भारत में इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाता है या फिर देखने को मिलता है। अब इस प्रकार से हमारा लवणीय मिट्टी भी समाप्त हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं पर्वतीय मिट्टी को, कि ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है और इसका विस्तार कहाँ कहाँ है और इसमें हम किस प्रकार की फसल को उगाते हैं। अब जानते हैं सबसे पहले पर्वतीय मिट्टी के बारे में कि यह मिट्टी कहाँ पे पाया जाता है और यह कैसा होता है।
जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी इस प्रकार की मृदा का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है, यानी कि पर्वतीय मिट्टी जो है यह पर्वत पर पाया जाता है। जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वहाँ पर इसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। हमारा हिमालय पर्वत पर पर्वतीय मिट्टी ही पाई जाती है। अब आगे जानते हैं इसके बारे में। इस मिट्टी का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। यानी कि यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है, पर्वतीय मिट्टी, तो यह पाया जाता है हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इतने स्थानों पे हमारा पर्वतीय मिट्टी पाया जाता है। और पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती तथा चाय की खेती की जाती है। यानी कि पर्वतीय मिट्टी पे हम सेब, नाशपाती तथा चाय की खेती करते हैं। इस प्रकार से मैं आप लोगों को अभी 3 मिट्टी के बारे में बताई हूँ। अब आगे मैं आप लोगों को दूसरी मिट्टी के बारे में बताती हूँ। यहाँ पे 3 मिट्टी है, लैटेराइट मिट्टी और है हमारा यहाँ पे लवणीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगली मिट्टी के बारे में आप लोगों को आगे बताती हूँ। आइए अब जानते हैं बचे हुए मिट्टियों के बारे में, जिसमें हमारा पहला है यहाँ पे मरुस्थलीय मिट्टी। अब हम जानते हैं मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में कि इसका विस्तार कहाँ पे है और इसमें किस प्रकार की फसल उगाई जाती है। जैसा कि इस बोर्ड पे आप लोग लिखा हुआ देख रहे होंगे कि मरुस्थलीय मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टियों में नमी की कमी होती है। जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है उसमें नमी की कमी होती है। इस मिट्टी का विस्तार भारत में मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब तथा दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है। यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी हमारे भारत में राजस्थान में, गुजरात में, दक्षिण पंजाब में तथा दक्षिणी हरियाणा में देखने को मिलता है। अब जानते हैं इसके बारे में आगे। यह मिट्टी मरुस्थलीय है, इसलिए इसमें खाद्यान्न उगाना संभव नहीं है। हम मरुस्थलीय मिट्टी में खाने का सामान यानी कि अनाज उगा नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें हम मोटे अनाज उगाते हैं, जैसे कि बाजरा, ज्वार और सरसों की खेती इसमें हम कर सकते हैं। अब इस प्रकार से हमारा मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में जानकारी समाप्त होती है। अब आगे हम देखते हैं दलदली मिट्टी को। इस मिट्टी में कौन सी मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है, किस चीज़ की मात्रा अधिक होती है और यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है और यह मिट्टी कैसा होता है। तो आइए मैं आप लोगों को सबसे पहले दलदली मिट्टी से परिचित कराती हूँ, यानी कि इसका परिभाषा बताती हूँ कि दलदली मिट्टी किसे कहते हैं। जैसा कि इस बोर्ड पे आप लोग लिखा हुआ देख रहे होंगे कि दलदली मिट्टी किसे कहते हैं। इस मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पति के सड़ने गलने के कारण होता है। यानी कि दलदली मिट्टी का निर्माण तब होता है जब अत्यधिक वर्षा होती है और वनस्पति जब सड़ गल जाता है तो हमारा दलदली मिट्टी बनता है। अब आगे जानते हैं दलदली मिट्टी के बारे में। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। अब जानते हैं आगे। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में मिलता है। यानी कि दलदली मिट्टी हमारे भारत में पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड में, केरल में देखने को मिलता है। अब इस प्रकार से हमारा 8 मिट्टियों के बारे में जानकारी समाप्त हुई। अब हम आप लोगों को थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बताते हैं। उसके लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे बताती हूँ कि मिट्टी में पीएच का महत्व क्या होता है। जिसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी पीएच के बारे में कि पीएच क्या होता है। एक प्रकार से आप मानिए तो पीएच स्वाद का काम करता है। अब आगे जानते हैं मिट्टी में पीएच का महत्व के बारे में। जैसा कि इस बोर्ड पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, मुख्यतः फसलों की अच्छी उपज के लिए मिट्टी का पीएच लगभग 6 से 7 के बीच होना चाहिए। यानी कि अगर हमें अच्छा फसल उगाना है तो हमारे मिट्टी का जो पीएच होगा उसे 6 से 7 के बीच में रखना होगा। अब जानते हैं आगे कि मिट्टी का पीएच जब घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा तो हमारी फसल अच्छी नहीं होती है। अब जानते हैं कि पीएच के सहारे कि जब मिट्टी का पीएच बढ़ जाता है तो मिट्टी कैसी हो जाती है और घट जाता है तो मिट्टी कैसी हो जाती है। तो आइए आपको बताते हैं कि जब मिट्टी में पीएच का मान अत्यधिक बढ़ जाता है तो मिट्टी कैसी होती है। सबसे पहले मैं आपको इसके लिए बताऊंगी कि पीएच में कहाँ से कहाँ तक का पैमाना होता है। तो चलिए बताते हैं। पीएच स्केल में 0 से 14 के बीच 0 से 14 के बीच इसका परास होता है। जब ऐसे पीएच का परास 7 से 0 के बीच में रहता है, यानी कि 7 और 0 के बीच रहता है तो वो मिट्टी अम्लीय होती है। और जब 7 पे होता है यानी कि बीच में जब आ जाता है तो वो उदासीन मिट्टी हो जाती है। और जब 7 से आगे यानी कि 7 और 14 के बीच होती है तो ये मिट्टी क्षारीय होती है।
और जब मिट्टी अम्लीय हो जाती है या फिर क्षारीय हो जाती है तो हमारा फसल अच्छा नहीं हो पाता है। तो अब जानते हैं कि अच्छा फसल करने के लिए हमें मिट्टी का जब अम्लीय हो जाता है तो हम अच्छा फसल कैसे करेंगे, तो इसका उपाय हम बताते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए इसमें चूना मिलाया जाता है। यानी कि मिट्टी जब हमारा अम्लीय हो जाता है तो हम इसे जब उसमें चूना मिलाएंगे या फिर मिट्टी में जब हम चूना देंगे तो वो ठीक हो जाता है। तो हम जानते हैं कि चूना किसे कहते हैं। आप लोग मतलब घर की पोताई करने के लिए जिस चूना का उपयोग करते हैं बस वही चूना, उसी चूना को हमें अपने खेतों में मिला देना होगा, तो हमारी मिट्टी का अम्लीयता दूर हो जाएगी और फिर से अच्छी फसल होने लगेगी। अब जानते हैं आगे, जब मिट्टी क्षारीय हो जाती है तो इसे कैसे दूर करते हैं और कैसे अच्छा फसल उगाने के लिए मिट्टी को तैयार करते हैं। तो देखिए, जब मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए उसमें जिप्सम का उपयोग किया जाता है। जिप्सम का उपयोग, जब मिट्टी क्षारीय हो जाती है तो उसमें हम जिप्सम का उपयोग करते हैं। अब जानते हैं ये जिप्सम क्या होता है। जब किसी व्यक्ति का हड्डी टूट जाता है तो उसमें हम उसके मतलब हड्डी को जोड़ने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं वही बस जिप्सम होता है। और उसी जिप्सम को अगर हम अपने खेतों में पटा देते हैं तो हमारा मिट्टी सही हो जाता है, यानी कि फसल अच्छी उपज देने वाला मिट्टी हो जाता है। और जब हम उसमें फसल उगाते हैं तो हमारा फसल बहुत ही अच्छा होता है। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।